अस्सलाम वालेकुम। चलो डिफरेंशियल इक्वेशंस हम कर रहे थे, हम कंटिन्यू कर रहे हैं उसको। अब देखिएगा मैंने कुछ क्वेश्चंस किए थे और मैंने लास्ट में आपको बोला था कि क्वेश्चन नंबर 16 आपको नहीं आने वाला ना, आपको नहीं आएगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या है इसमें। फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स बाय 16 है। फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स बाय dy by dx, ठीक, is equal to x plus 2 into x plus y plus 2। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का मुझे पर्टिकुलर सोल्यूशन चाहिए। पहले मैं इसका जनरल सोल्यूशन निकालूंगा, फिर उसके बाद पर्टिकुलर सोल्यूशन। आपको आता है, मीन्स हम कैसे जनरल निकालते हैं, हम कैसे पर्टिकुलर निकालते हैं, वो आपको आता है, ठीक। वेरिएबल सेपरेट करेंगे, इस y को dy के साथ रखेंगे, y dy आ गया, ठीक। डिवाइड करेंगे ये वाला y प्लस 2 इज इक्वल, यहां से x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 को मैंने यहीं पे रखा, डिवाइड मैंने इसको x किया dx, ठीक। यहां से भी इंटीग्रेट, यहां से भी इंटीग्रेट। इस वाले की इंटीग्रेशन आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी इसमें। मेरे पास इसके दो रूल्स हैं, मैं दोनों बताऊंगा, एक मैं दिखाऊंगा। अगर आप देखेंगे ना, ऊपर भी पॉलिनोमियल नीचे भी पॉलिनोमियल, ऊपर की डिग्री 1 नीचे की डिग्री 1, मतलब ये कौन सी होगी? आपने पढ़ा है ना पार्शियल फ्रैक्शंस, मतलब दिस फ्रैक्शन इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे सर? डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड, फिर जो हम करते हैं वो आपको पता है, उससे भी कर सकते हैं बाय पार्शियल फ्रैक्शंस, लेकिन उसमें पहले इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। मैं उतना लेंथी नहीं जाऊंगा, मैं कुछ इस तरह करूंगा इसको। ये है ना y का प्लस 2 है ना, नीचे लिखा मैंने प्लस 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाय y प्लस 2 dy। मैंने ये 2 प्लस भी किया माइनस भी किया न्यूमरेटर में, इज इक्वल, इसका x और x कैंसिल होगा, 1 आएगा, प्लस आएगा 2/x और आएगा dx, ठीक। अब यहां देखिए, यहां मैं y प्लस 2 को सेपरेट डिवाइड दूंगा, y प्लस 2 वहां से क्या आएगा 1, माइनस 2 को सेपरेट डिवाइड दूंगा, y प्लस 2, ठीक, dy इज इक्वल x। चलो बाद में इंटीग्रेशन करते हैं, 1 प्लस 2/x dx। This is integration. Integrate 1 with respect to y. That's y. आपको पता है d and इंटीग्रल खत्म। माइनस 2 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाय log of 2, even y plus 2, that's log of y plus 2। आपको पता है कैसे। इज इक्वल, यहां से देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ x with respect, इंटीग्रेशन ऑफ 1 with respect to x, that's x, सबको पता है, प्लस 2 डिवाइडेड बाय x की इंटीग्रेशन, मतलब 2 बाहर, 1/x की इंटीग्रेशन, log ऑफ x, प्लस आएगा c। log वालों को एक साइड में लेंगे, या सीधे ऐसे भी आप रख सकते हो, या log वालों को एक साइड में लीजिए। चलो मैं कर रहा हूं, log वालों को मैं उस साइड लूंगा, log के बगैर जो है वो इस साइड है, मतलब बनेगा y माइनस एक्स इज इक्वल 2 टाइम्स log ऑफ x प्लस 2 टाइम्स log ऑफ y प्लस 2, ठीक, प्लस आएगा c। मैंने किया क्या, इसको मैंने यहां वहां लिया, इसको y माइनस एक्स इज इक्वल 2, बाहर आएगा log m plus log n, that's log mn, log of x into y plus 2। आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे, प्लस, बस हो गया। ये आ गया इसका जनरल सोल्यूशन।
अब इसका पर्टिकुलर कैसे निकालेंगे हम? सर पर्टिकुलर निकालने के लिए हमें क्या करना है, इनिशियल कंडीशंस डालने हैं। और इसकी इनिशियल कंडीशन क्या है? इसकी कंडीशन है जब आपका x1 होगा उस टाइम y आपका -1 होगा, बिकॉज द कर्व पासेस थ्रू दिस पॉइंट व्हेन x is 1 y is -1। सब्स्टिट्यूट करेंगे आप, वहां से आपको आंसर मिलेगा, c का वैल्यू मिलेगा, मीन्स y -1 माइनस x1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स log of x के बदले 1, it's -1 plus 2, that is 1, 1 into 1 is 1, that's log of 1 plus c, log of 1 is 0, मतलब ये सारी टर्म 0, c का वैल्यू आएगा -2, उसको यहां सब्स्टिट्यूट करो, that's it, हो गया। चलो देखिए, ये था आपका क्वेश्चन, इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन इसने दी थी। अब आपके ऐसे भी क्वेश्चंस आएंगे जिनमें डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगी, हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी होगी, फिर उनका पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना होगा, मींस उनका उनकी इक्वेशन निकालनी होगी फिर, और वो भी पर्टिकुलर। देखो क्वेश्चन नंबर 17, मैं इसको थोड़ा सा लूंगा फिर आप करेंगे इसको। देखो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट, एक कर्व की इक्वेशन चाहिए विच पासिस थ्रू दिस पॉइंट, मतलब यहां पे कोई पॉइंट है 0, -2, इसमें से वो कर्व पास हो रहा है। सपोज करके ये कर्व है कोई, ऐसा कर्व है कोई, इस पॉइंट में से पास हो रहा है, ठीक। गिवन दैट एट एनी पॉइंट x, y, इस कर्व पे कोई भी पॉइंट एक चूज कीजिए, ऑर्बिट्री पॉइंट, यहां मैंने ऑर्बिट्री पॉइंट चूज किया x, y, ठीक। हाँ, x on the curve, the product of the slope of tangent and y coordinate, the product of slope and y coordinate, ठीक, is equal to the x coordinate। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन मैंने पढ़ा, आप क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक कर्व है, जो कर्व इस पॉइंट में से पास हो रहा है, इस पॉइंट में से पास हो रहा है, ठीक। अगर कर्व 0, -2 में से पास हो रहा है ना, आप इसको देखेंगे, फिर ये खुद कह रहा है कि इस कर्व पे कोई ऐसा ऑर्बिट्री पॉइंट चूज करो जिसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x, y। मैंने यहां पे ऑर्बिट्री पॉइंट चूज किया और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है x, y। अब अगर मैं आपको बोलूंगा इस पॉइंट पे कर्व का स्लोप निकालिए, आप बोलेंगे सर इसके कोऑर्डिनेट्स है ना x, y, मतलब इस पॉइंट पे इस कर्व का स्लोप मिलेगा dy/dx। वो आपको पता है, इस पॉइंट पे टेंजेंट डालनी है, टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा, देन tan ऑफ दैट थीटा इज कॉल्ड स्लोप, 11th का कंसेप्ट है। और उसी को हम tan थीटा को हम बोलते हैं dy/dx, बिकॉज स्लोप वो भी है, स्लोप ये भी है। यहां में डिफरेंशियल इक्वेशंस है, इसलिए मैं स्लोप ले रहा हूं dy/dx। अगर मुझे उसमें लेना होता है ना स्ट्रेट लाइंस में, मैं यहां पे ये नहीं लेता, मैं tan थीटा लेता। बट दिस इज कॉल्ड द स्लोप ऑफ अ कर्व एट अ पॉइंट x, y। हो गया इसका स्लोप, स्लोप इज dy/dx, ठीक। अब ये कह रहा है इसी पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे आपने स्लोप निकाला, अब क्या करेंगे, ये जो स्लोप है ना, इसको प्रोडक्ट कीजिए y कोऑर्डिनेट के साथ, मतलब स्लोप को प्रोडक्ट करना है y कोऑर्डिनेट के साथ, दैट्स y इंटू dy/dx। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ स्लोप एंड y कोऑर्डिनेट, इट इज इक्वल टू x कोऑर्डिनेट, ये x कोऑर्डिनेट के बराबर है। अब अगर देखिए आप, अब अगर मैंने यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स चेंज किए होते, मैं लेता x1, y1, तो फिर क्या आता d/dx1 ऑफ y1, यही है ना, यहाँ पे इसलिए बन गया dy/dx बिकॉज पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है x, y। अब अगर मैं इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करूंगा, वही आएगा ना। सपोज करके मैं लूंगा थीटा एंड फाई, ठीक, तो फिर क्या बनेगा d/d थीटा ऑफ फाई।
डी बाई डी थीटा ऑफ वाई, लेकिन यहां पे क्या बनेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई बन गया स्लोप। स्लोप को किसके साथ प्रोडक्ट करना है, वाई कोऑर्डिनेट के साथ। वो किसके इक्वल आ रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट। हमें डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी है और वहां से कर्व की इक्वेशन निकालनी है। डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास, हमें इक्वेशन निकालनी है कर्व की। अब देखिए आप क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज y into dy by dx is equal to x। ना वेरिएबल सेपरेबल इसमें किया है, इसको यहां लीजिए, हो गया। आप इसको सॉल्व करेंगे ना, इंटीग्रेट करके सॉल्व कीजिए, हो गया। सॉल्व करने के बाद कांस्टेंट आएगा, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, मींस आपको जनरल सॉल्यूशन निकालना आएगा। लास्ट में ये कंडीशन सब्स्टिट्यूट कीजिए, व्हेन x इक्वल्स टू 0 एट दैट टाइम y is equal to -2 इनिशियल वैल्यू कंडीशन यूज कीजिए, क्योंकि ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है। हो गया यहां तक, ये आएगा आपको, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। हो गया ना, चलिए आगे। 17 हमारा हो गया। मैं इन क्वेश्चनों को इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि आपको ये नहीं आएंगे, इसलिए मैं खुद दिखा रहा हूं। क्वेश्चन सुनिए आप, क्वेश्चन देखिए क्या, एट एनी पॉइंट x, y of a curve, the slope of the tangent is twice the slope of the line joining the point of contact to the point -4, -3. Find the equation of the curve given it is past 4 this। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन सुनिए आप, क्वेश्चन आप देखेंगे, हमारे पास कोई कर्व है, कोई कर्व इस तरह, लेट इट बी अ कर्व, ये कोई कर्व है। अगर इस कर्व को देखेंगे ना, इस कर्व में ये होता है, कर्व हमारे पास जो है ना, ये एक पॉइंट में से पास हो रहा है, एक पॉइंट में से, चलो ये इस पॉइंट में से पास हो रहा है, -4, -3 शायद, -4, -3 में से पास हो रहा है। अब हमने इस कर्व पे कोई यहां पे पॉइंट ले लिया, जिस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है x, y। मेरे पास ये कोई पॉइंट है, आर्बिट्रेरी पॉइंट, जिसके कोऑर्डिनेट्स है x, y, और ये पॉइंट कर्व पे लाई कर रहा है। अब ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए, क्वेश्चन ये कह रहा है कि हम इस पॉइंट पे पहले इस कर्व का स्लोप निकालेंगे। दैट इज, सबसे पहले हम इस पॉइंट पे कर्व का स्लोप निकालेंगे। निकाला मैंने dy by dx, ठीक। फिर हम क्या करेंगे, इन दो पॉइंट्स को कनेक्ट कीजिए, किया मैंने इनको कनेक्ट। इनको कनेक्ट करने के बाद ये लाइन है ना, हाँ इट्स अ लाइन, और ये लाइन कितने पॉइंट्स में से पास हो रही है, 2 पॉइंट्स में से पास हो रही है। इनका भी स्लोप निकालिए, मीन्स स्लोप ऑफ लाइन पढ़ाया हमने 11th में, प्रूव हमने किया था। दैट्स स्लोप ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स इज y2 -y1 divided by x2 -x1। This is the slope of a line which passes through 2 given points। ठीक, अब अगर मैं आपको बोलूंगा this is x1, this is y1, this is x2, y2, सब्स्टिट्यूट कीजिए, क्या मिलेगा आपको, y2 के बदले आपको मिलेगा y -y1, y1 इज -3, माइनस बनेगा +3, x2 के बदले आपको मिलेगा x -x1, x1 के बदले है -4, माइनस बनेगा प्लस। आ गया, मैंने इस पॉइंट पे कर्व का स्लोप निकाला, दैट्स dy by dx। मैंने इन दो पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन किया और फिर स्लोप निकाला, आ गया y +3 डिवाइड बाय x +4। अब क्वेश्चन पढ़िए, दैट्स क्वेश्चन कह रहा है द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज ट्वाइस द स्लोप ऑफ द
line joining the points या twice the slope of these two points. मतलब ये जब आप इस पॉइंट पे कर्व का स्लोप निकालेंगे ना, दैट्स इक्वल टू ट्वाइस द स्लोप ऑफ दीज टू पॉइंट्स. यही आपका क्वेश्चन है. क्वेश्चन देखिए, स्लोप आप याद रखिए. स्लोप ऑफ देयर कर्व इज dy by dx. यहां रुकिए. क्वेश्चन नंबर शायद 17 था, 18 है. क्वेश्चन क्या कह रहा है आप देखेंगे. पहले स्लोप ऑफ कर्व इज dy by dx. इस कर्व का स्लोप इस पॉइंट पे है dy by dx एंड स्लोप ऑफ लाइन joining x comma y and -4 comma -3 is y plus 3 divided by x plus 4. आप निकालेंगे फिर लिखेंगे, ठीक. मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, यही है. But it's given that the slope of curve, that's dy by dx, is equal to 2 times the slope of line, that's 2 times this one. हो गया. वेरिएबल सेपरेट कीजिए, 2 को यहीं पे रखिए, y plus 3 डिवाइड लाइए. dy divided by y plus 3 is equal to 2 into 1 divided by x plus 4 dx. ठीक. नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड्स. आएगा आप लोगों को log of y plus 3 is equal to 2 times log of x plus 4 प्लस लिखिए c या log of c, आपकी मर्जी. चलो मैंने c लिखा. ये हो गया ना इसका जनरल सोल्यूशन. नाउ ये खुद कह रहा है द कर्व पासेस थ्रू. ये पॉइंट नहीं लेना, इसमें से ये पास हो रहा है, लेकिन ये कंडीशन बोल रहा है ऑल्सो द कर्व पासेस थ्रू -2 कामा -1. x का वैल्यू दीजिए -2, y का दीजिए -1, c का पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालिए और फिर इसी जनरल सोल्यूशन में सब्स्टिट्यूट कीजिए. हो गया. आपका क्वेश्चन था, कर दिया मैंने. क्वेश्चन ये है, तो क्वेश्चन नंबर 19 है. क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है कि द वॉल्यूम ऑफ ए स्फेरिकल बैलून बीइंग इन्फ्लेटेड, changes at a constant rate if initially its radius is 3 units and after 3 seconds it's 6 units. Find the radius of the balloon after t seconds. क्वेश्चन सुनिए. क्वेश्चन कह रहा है कि the volume of a spherical balloon changes varies constantly. मतलब एक स्फीयर है मेरे पास, इस स्फीयर के अंदर वॉल्यूम होता ही होता है, ठीक. अगर मैं इसको बोलूंगा इस वाले का वॉल्यूम v है, इस स्फीयर का वॉल्यूम v है, ये क्या कह रहा है? दैट्स इट इज वॉल्यूम चेंजेस कॉन्स्टेंटली. इसका वॉल्यूम कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है. कॉन्स्टेंटली मतलब जितना एक सेकेंड में वॉल्यूम चेंज होगा उतना ही दूसरे सेकेंड में चेंज होगा, उतना ही तीसरे सेकेंड में चेंज होगा. मतलब अगर इसका वॉल्यूम 10 क्यूबिक सेंटीमीटर एक सेकेंड में चेंज हो गया ना, दूसरे सेकेंड में भी उतना ही, तीसरे सेकेंड में भी उतना ही.
यही है, द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर चेंजेस कॉन्स्टेंटली। हाँ, दैट इज, इसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है कॉन्स्टेंटली। हमें पता है रेट ऑफ चेंज हमने पढ़ा है, रेट ऑफ चेंज हमने पढ़ा है। रेट ऑफ चेंज हम इस तरह दिखाते हैं, डी बाई डी टी, दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज। ठीक, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस जिस तरह बोलते हो, दैट्स स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड दैट्स वेलोसिटी, जिसको हम बोलते हैं, दिस पार्ट इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज, डी बाई डी टी। ज्यादातर रेट ऑफ चेंज हम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम लेते हैं, ये जरूरी नहीं है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ही लेंगे, लेकिन रेट ऑफ चेंज हम जरूरी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम लेते हैं, कभी कभी चेंज भी करते हैं। ठीक है, दैट्स, अगर इसका वॉल्यूम कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है, चेंज हम किससे डिनोट करते हैं, डी बाई डी टी से, दैट इज डी बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉन्स्टेंट, मीन्स दैट इज इक्वल टू के। आया समझ? दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये मतलब गलत है, अगर मैंने बोला ना रेट ऑफ चेंज, आपको पता होना चाहिए इट्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब मैं कह रहा हूं आपको समझाने के लिए, दैट्स रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज ऑलवेज कांस्टेंट, बिकॉज वॉल्यूम इज चेंजिंग कॉन्स्टेंटली, मीन्स इट्स वेरिंग कॉन्स्टेंटली। अगर ये वेरी होता है ना, जितना एक सेकेंड में उतना ही दूसरा सेकेंड। अब ये क्या कह रहा है इसके बाद, जब इस स्फीयर का इनिशियली, जब इस स्फीयर का वॉल्यूम v था, मतलब इनिशियली मतलब जब हमने टाइम स्टार्ट नहीं किया था, इनिशियली मतलब जब हमारा t जीरो था, जब टाइम जीरो था, जब हमने टाइम को गिनना स्टार्ट नहीं किया था, उस टाइम इसका रेडियस था 3, इस स्फीयर का रेडियस उस टाइम 3 था, मतलब लगभग इस तरह, पहले मैं बात कर रहा हूं, इसका रेडियस उस टाइम 3 था। दिस इज फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन ये कह रहा है, आफ्टर हाउ मेनी, दैट इज आफ्टर 3 सेकेंड्स, 3 सेकेंड्स, अब 3 सेकेंड्स के बाद इसका जो रेडियस है ना, इसका रेडियस, हाँ 6 यूनिट्स, 6 यूनिट्स, मतलब हम इसमें गैस इन करते हैं, मतलब हम इसको इन्फ्लेट करते हैं, मतलब हम इसमें ज्यादा गैस भरते हैं। इनिशियली ये था, और 3 सेकेंड्स के बाद ये बढ़ेगा इस तरह, और इसकी रेडियस क्या होगी, 6। अब ये खुद कह रहा है, फाइंड इट्स रेडियस आफ्टर t सेकेंड्स। मुझे बोलिए t सेकेंड्स के बाद इस स्फीयर का रेडियस कितना होगा। हाँ, जब t 0 था उस टाइम रेडियस 3 है, जब t 3 है उस टाइम रेडियस 6 है। What is the radius of the sphere when time is equal to t units? T units. When time means when t equals to t, जब हम t को t के बराबर रखेंगे, what is r at that time? उस टाइम मुझे बोलिए रेडियस क्या होगा। यही है ना क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, मैं फिर से समझाता, लेकिन यहाँ पे नहीं है। अगर किसी को फिर से समझना है ना, रिपीट देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं। ये कंडीशंस मुझे यूज करने, इसलिए मैं इनको यहीं पे रखूंगा। हाँ जी, देखिए मैं लिख रहा हूं, लेट V बी द वॉल्यूम, let V be the volume of sphere। स्फीयर का वॉल्यूम मैंने V ले लिया, दैट इज rate of change of volume, rate of change of volume is constant, that's K। ठीक, V को यहीं, dV को यहीं पे रखिए, इट्स K dt। ठीक, इंटीग्रेट बोथ साइड्स, मुझे r का वैल्यू निकालना है, और अभी मेरे पास r है ही नहीं। ठीक, चलिए यहां d और इंटीग्रल खत्म, v इज इक्वल, यहां के बाहर d और इंटीग्रल खत्म, t प्लस आएगा आर्बिट्री कांस्टेंट c। यहां देखिए पहले, इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट 1 है और एक कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट्स है, मतलब इसलिए यहां पे इसने 2 इनिशियल वैल्यूज दे दिए।
मतलब दो कंडीशंस इसीलिए है क्योंकि एक कंडीशन से आपका के आएगा, दूसरी कंडीशन से आपका सी आएगा, दैट्स व्हाई वो देखना है। लेकिन चलो इस तरह भी खेलते हैं आज। हाँ, मैं ये नहीं करता था लेकिन जो मैं इस साल करूंगा ना, आप फॉलो कीजिएगा। देखो देखो आप, V है ना, V क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ स्फीयर? 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि स्फीयर का रेडियस है ना r, इस इक्वल किस पर आएगा, KT प्लस C। अब कीजिए अप्लाई, कीजिए अप्लाई। मैं पहली कंडीशन यूज करूंगा, when t is equal to 0 initially, when t is equal to 0 at that time r is equal to 3। कीजिए ना सब्स्टिट्यूट। सर 4/3 पाई r के बदले 3 ऊपर होगा क्यूब इज इक्वल टू k टाइम्स t, t is 0 प्लस c। ठीक, एक इसके साथ खत्म, यहां दो बचेंगे, मतलब 3 स्क्वायर इज 9, 9 4 और 36 पाई इज इक्वल टू सी, मतलब मैंने सी को फाइंड कर दिया। अब एक और कंडीशन यूज कीजिए, के फाइंड होगा। देखो कैसे, व्हेन टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स एट दैट टाइम रेडियस इज 6 यूनिट्स। सेकेंड केस ना, जब हमने 3 सेकेंड के बाद इसको इन्फ्लेट किया, इसकी रेडियस ज्यादा हो गई 6 आ गया। इसमें सब्स्टिट्यूट कीजिए, फिर सी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट, दैट्स आपको मिलेगा 4/3 पाई r इज 6 क्यूब इज इक्वल टू k इंटू t इज 3 प्लस आएगा c। ठीक, इट इज 4/3 pi into, it is 6 cube, that's 216 is equal to 3k plus c। c का वैल्यू हमारे पास है 36 pi। ठीक, अब सॉल्व करिए। 3 1 और 3 7 और 21, 3 2 और 6, 4 2 और 8, 4 7 और 28 पाई। ठीक, माइनस लाइए 36 पाई इज इक्वल टू 3k। हाँ चलिए, 36 में से निकालिए, 8 में से 6 निकालिए, 2 बचेंगे, 8 में से 3 निकालिए 5 पाई इज इक्वल टू 3k। k खाली किसके बराबर आएगा, 252 पाई डिवाइडेड बाय 3। कीजिए इसको, 3 1 और 3 8 और 24, 3 4 और 12, दैट्स k इज इक्वल टू 84 पाई, k इक्वल्स टू 84 पाई। k आ गया ना, k भी आ गया, c भी आ गया। अब जो आपके पास है ना r आपको निकालना है, इसको छोड़िए, r यहां से आएगा, मतलब r आप यहां से निकालिए, k का भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, c का भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए। t आपको t ही रखना है, बिकॉज ये कह रहा है ना आफ्टर t सेकेंड्स व्हाट इज द रेडियस, आप t को t ही रखिए, k का वैल्यू सब्स्टिट्यूट, c का वैल्यू सब्स्टिट्यूट, और फिर वहां से लिखिए। कर रहा हूं मैं, इसको मैं रब करूंगा। चलो देखिए, 4/3 pi r cube is equal to k times t, k is 84 pi t plus c, c का वैल्यू है 36 pi। ठीक, r का वैल्यू निकालना है, मतलब 3 क्या होगा, 3 मल्टीपल 4 डिवाइड पाई के साथ, दैट्स r क्यूब आएगा 3 डिवाइडेड बाय 4 पाई 84 पाई t प्लस 36 पाई। ठीक, 4 पाई से इसको भी डिवाइड, इसको भी डिवाइड, मतलब बाहर क्या रहेगा, 3 टाइम्स 4
ठीक, कीजिए कैंसुलेशन। पाई और पाई कैंसल, 3 टाइम्स 4 2 और 8, 4 2 और 8, 4 1 और 4, दैट्स t। हाँ, प्लस यहाँ देखिए पाई और पाई कैंसल, 4 9 और 36। ठीक, आप 3 से मल्टीपल भी कीजिए या आप 3 बाहर निकालिए या 9 निकालिए, यहां से 9 नहीं निकलेगा, 3 निकलेगा। 3 3 और 9, ठीक, 3 7 और प्लस 3 3 और, ठीक, आ गया ना r क्यूब। अब मुझे खाली क्या चाहिए, r चाहिए ना, ये है ना क्यूब। क्यूब को जब यहां शिफ्ट करेंगे बनेगा ना क्यूब रूट। दैट्स r इज इक्वल टू 9 टाइम्स 70 प्लस 3 होल क्यूब रूट। बस हो गया, यही है वैल्यू। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, स्क्वायर रूट ऑफ 9 टाइम्स 70, लेकिन ये स्क्वायर रूट नहीं है, क्यूब रूट है, क्यूब यहाँ पे। दैट्स इट, हो गया। ये होगा इसका आंसर। आपका ये वाला क्वेश्चन था, मैंने ऑलमोस्ट इसके 19 क्वेश्चंस कर दिए। चलो मैं एक दिखा रहा हूँ, एक और, क्योंकि ये नहीं आएगा आपको। फिर आपके 2 है और 2 को आप होम असाइनमेंट लेंगे, ठीक है। एक मैं दिखा रहा हूँ, 2 आप होम असाइनमेंट लेंगे, ठीक है। और इसकी कैलकुलेशन अच्छे से देखिए, क्या मेरा आंसर ठीक है या गलत है वो आप देखिए। मुझे नहीं पता क्योंकि मेरे पास बुक नहीं है, मैं कहाँ से लाता हूँ ये मैं जानता हूँ। मैंने किया है डाउनलोड और फिर मैंने उनको लिखा है, वही क्वेश्चंस मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। अब क्या करेंगे, एक और मैं दिखाऊंगा, बाकी जितने होंगे ना आप उनको कीजिएगा। इसलिए मैं एक दिखा रहा हूँ क्योंकि दूसरा क्वेश्चन भी इसी पैटर्न पे होगा। चलो इससे 5-6 मिनट हमें लगेंगे, इसके बाद खत्म करना पड़ाऊंगा होमोजेनियस स्टेप। देखो क्वेश्चन ये है, इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस at the rate of r%, ठीक, at the rate of r% per year. Find the value of r if 100 rupees double itself after in 10 years, taking log 2 is equal to something. Question सुनिए पहले। In a bank, principal increases, means principal varies at r%, means एक बैंक, हमारे पास एक बैंक है, हमने इसमें कुछ पैसे डाले, चलो हमने इसमें 1000 रुपीज डाले। अब ये 1000 रुपीज है ना, इस पे इंटरेस्ट चढ़ेगा और इंटरेस्ट हमारे बैंक अकाउंट में कलेक्ट होगा, ये हमें पता है। यही कह रहा है, जो हमने इसमें 1000 रुपीज डाला ना, उसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल। अभी कह रहा है कि ये प्रिंसिपल कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है। और किस मतलब चेंज से इंक्रीज हो रहा है, एट r%, एट रेट ऑफ r%। मतलब मैं आपको बोलूंगा, अगर आप बैंक से लोन लेते हैं ना, तो फिर बैंक का जो इंटरेस्ट रेट है ना, जो हमने पे करना होता है बैंक को जब हम वहां से लोन लेते हैं, दैट इज 18%, इन सम केसेस इट्स 4%, है ना। इंटरेस्ट यही होता है कि जब हम बैंक से लोन लेते हैं हमें पे करना होता है इंटरेस्ट। लेकिन दूसरा भी है ना, हमारे पास सेविंग अकाउंट, हर किसी के पास सेविंग अकाउंट है। अगर आप उसमें पैसे कलेक्ट करेंगे ना, पैसे आपने रखे, जो आप सेविंग अकाउंट में पैसे रखते हो ना, उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल। अब अगर आज आपने पैसे रखे, आपने 10,000 रखे, फिर आप जाइए 4-5 महीने के बाद उसमें से कुछ इंक्रीज हुआ होता है, थोड़ा सा लेकिन हुआ होता है, दैट इज द इंटरेस्ट विच बैंक प्रोवाइड्स अस। वही इंटरेस्ट हमें बैंक प्रोवाइड करता है। यही कह रहा है कि जब हम कुछ पैसे कलेक्ट करेंगे बैंक में, उसमें इंटरेस्ट लगेगा और इंटरेस्ट के साथ वो चेंज होगा, और वो इंटरेस्ट क्या होगा, दैट्स अकॉर्डिंग टू द रेट के हिसाब से वो इंटरेस्ट चढ़ेगा। और हमने पढ़ा है दैट्स वो लोअर क्लासेस में,
प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100, वो छोड़िए, वो भी मुझे यूज करनी है, लेकिन फिलहाल आप यहाँ आइए। चेंज कौन हो रहा है? प्रिंसिपल हो रहा है ना। प्रिंसिपल किसके रिस्पेक्ट चेंज होगा? जब आप पैसे डालेंगे, आपको बैंक किस हिसाब से इंटरेस्ट देता है? रेट तो होती है, लेकिन किस हिसाब से? टाइम हिसाब से देता है ना। मतलब जब आप 5 सालों के लिए पैसे रखेंगे तब आपको इंटरेस्ट इतना मिलेगा। वही कहता है कि इंटरेस्ट प्रिंसिपल चेंज हो रहा है, और जब प्रिंसिपल चेंज होगा ना, इट बनेगा ना रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रिंसिपल। और किस रिस्पेक्ट से चेंज हो रहा है? एट अ रेट ऑफ R%। ये R% के हिसाब से चेंज हो रहा है। मीन्स दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रिंसिपल इज इक्वल टू R%। हमारा प्रिंसिपल चेंज हो रहा है विथ एन रेट ऑफ R%। अगला क्वेश्चन जो होगा, वहां पे ये रेट दिया हुआ होगा 5%, 10%, 20%, वहां पे R नहीं देना है, वही परसेंटेज देनी है। ठीक, अभी क्या कह रहा है? हाँ, इतना हमें समझ आ गया। सर हमारे पास प्रिंसिपल था, हमने कुछ टाइम के लिए उसको बैंक में रखा और उन पे इंटरेस्ट चढ़ गया, और इंटरेस्ट चढ़ने की जो रेट है ना, दैट इज R%। ठीक, इंटरेस्ट किस हिसाब से चढ़ेगा? दैट्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट्स व्हाई इट्स d/dt ऑफ p। रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रिंसिपल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज R%। यही आपका क्वेश्चन था। हाँ, एट एन रेट ऑफ R%। ठीक, R% के हिसाब से आपका इंटरेस्ट चढ़ रहा है। लेकिन अब देखिए, अगर आपके बैंक में जितना अमाउंट था ना, दैट इज d/dt ऑफ p, ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रिंसिपल। किस हिसाब से चेंज हो रहा है? R% के हिसाब से चेंज हो रहा है ना। अगर मैं बोलूंगा ये 5% के हिसाब से चेंज हो रहा है, लेकिन किसके 5% के हिसाब से? जितना हमने अमाउंट उसमें डाला होगा। दैट्स, अगर मेरे पास प्रिंसिपल है ना p, then rate of change of principal is 5% times p। यहां पे किस हिसाब से चेंज हो रहा है? R%। लेकिन कौन R% के हिसाब से चेंज हो रहा है? p, प्रिंसिपल हो रहा है चेंज विथ रिस्पेक्ट टू R%। यही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रिंसिपल इज इक्वल टू R% टाइम्स दैट प्रिंसिपल। R%, उस प्रिंसिपल पे हमारी रेट आ रही है R%। अगर आप यहां पे ये नहीं रखेंगे, दिस इज मीनिंगलेस, R%। दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रिंसिपल इज R%। लेकिन किसका R%? ये प्रिंसिपल का R% होता है, दैट्स दिस। और इसी को आगे फिर मैं क्वेश्चन करूंगा। देखो, R% आपको पता है, व्हाट इज R%? इट इज R डिवाइडेड बाय 100 इनटू p। दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरेस्ट। यही है, बाकी आपको आएगा, देखो मैं क्या करूंगा। ये हमेशा आपको पता होना चाहिए कि इंटरेस्ट अगर R% है, और किस पे वो इंटरेस्ट आपको मिल रहा है? जितना पैसे आपने उसमें डाल रहे हैं। मैं वही लिखूंगा, लेट P be the principal। हाँ, R be the rate, वो आप लिखेंगे। नाउ रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रिंसिपल इज इक्वल टू R% टाइम्स द गिवन प्रिंसिपल। ठीक, इट्स dp डिवाइड बाय dt इज इक्वल टू rp डिवाइडेड बाय 100। सेपरेट कीजिए ना वेरिएबल्स, बनेगा ना dp डिवाइडेड बाय p, वेरिएबल सेपरेबल, r बाय 100 टाइम्स dt। इंटीग्रेट, यहां से भी यहां से भी, इट इज log ऑफ p इज इक्वल r बाय 100 बाहर, कांस्टेंट है ना r बाय 100। dt की इंटीग्रेशन कीजिए, dt की इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू dt है, प्लस आएगा c। ये हमारा आ गया जनरल सॉल्यूशन। अब कंडीशंस यूज करते हैं। देखो क्वेश्चन, इसके बाद क्या कह रहा है? दैट्स, हाँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ r इफ 100 डबल्स इटसेल्फ। 100 खुद डबल हो जाता है। मींस अगर मैं 100 खुद डबल हो जाता है, 100 डबल होता है, 100 डबल्स इटसेल्फ, 100 डबल हो रहा है। मींस पहले इनिशियली जब हमारे पास टाइम 0 था, उस टाइम हमारा प्रिंसिपल था 100। ठीक,
अब ये डबल हो जाता है, अब ये डबल हो जाता है कितने टाइम के बाद? हाँ, इन 10 ईयर्स। मतलब जब आपका टाइम है 10 ईयर्स, उस वक्त आपका प्रिंसिपल डबल हो जाता है। प्रिंसिपल डबल होने का मतलब अभी तक जब हमने इनिशियली बैंक में पैसे डाले ना, उस वक्त हमारा प्रिंसिपल था 100 और टाइम अभी स्टार्ट हुआ ही नहीं था। अब जब टाइम हो गया ना 10 ईयर्स, अब हमारा प्रिंसिपल डबल हो रहा है, दैट्स P इज इक्वल टू 100। हो गया ना दो कंडीशंस? इन्हीं दो कंडीशनों को यूज करना है। दो कंडीशनों को यूज करने के बाद आपको इस R को निकालना है, दैट्स इट, बस ये मैं यही कर रहा हूं, आप देखेंगे। हाँ, दैट्स पहले इस कंडीशन को इनिशियली इसने नहीं लिखा है, लेकिन खुद आप समझेंगे, ठीक है। फाइंड R when 100 doubles itself, 100 doubles itself in 10 years। फाइंड R जब 100 डबल होगा। पहले हमारे पास टाइम 0 था, उस वक्त हमने प्रिंसिपल डाला था 100, दे दो यहां पे। इसको मैं इसके बाद, क्योंकि दो कॉन्स्टेंट है, दोनों को आपने निकालना है, ठीक है। C को भी निकालेंगे और इसके बाद T को भी देखिए आप। तो यहां हमारे पास है, दैट इज जब मैं P का वैल्यू दूंगा 100, log of 100 इज इक्वल R by 100 इंटू T is 0 प्लस C। मतलब C का क्या आ गया? C is log of 100। मिला आपको एक कांस्टेंट, मतलब एक को हमने फाइंड किया, दूसरे में आपका आंसर आएगा। देखो कैसे। नाउ इट डबल्स इटसेल्फ means when T is equal to 10, P is equal to 200 कीजिए। 200 इसमें सब्स्टिट्यूट कीजिए, log of 200 is equal to R divided by 100, हाँ, into T, T is 10, ठीक, प्लस C है ना, C, लेकिन C का वैल्यू हमारे पास क्या है? log of 100 आ गया ना R। ये R वेरिएबल है ना, इसको निकालेंगे। पहले उस log of 100 को यहां लाइए, log of 200 माइनस log of 100 इज इक्वल टू, ये खत्म होगा R डिवाइडेड बाई 10, ठीक। व्हाट इज log of 200 डिवाइड बाय माइनस 100? दैट्स डिवाइड होगा, इट्स log of 200 डिवाइड बाय 100, दैट्स log of 2 is equal to R by 10। 10 मल्टीपल कीजिए, 10 टाइम्स log of 2 is equal to R। यही है ना, log 2 का वैल्यू इसने दिया है, that's log 2 is equal to, that's 10 times 0.6931 is equal to R। मल्टीपल कीजिए, ये बनेगा 6.931, मीन्स R is equal to 6.931। दिस इज द रेट, जिस रेट से हमें बैंक इंटरेस्ट देता है। हाँ, क्वेश्चन को याद रखिए। सबसे पहले इसने बोला था प्रिंसिपल हमारा था, प्रिंसिपल हमारा P है, और ये R% के हिसाब से चेंज हो रहा है, मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रिंसिपल इज R% टाइम्स प्रिंसिपल, ठीक। बस उसके बाद फॉलो कीजिएगा, और लास्ट में आपको पता है, हाँ, फाइंड R व्हेन R is 100। इनिशियली हमने 100 डाला है, टाइम उस टाइम 0 था। हाँ, डबल्स इटसेल्फ, ये डबल खुद हो जाता है आफ्टर 10 इयर्स। 10 इयर्स के बाद ये डबल हो जाता है, मींस व्हेन T टाइम इज 10 इयर्स, एट दैट टाइम आवर प्रिंसिपल डबल्स। अगर प्रिंसिपल 100 था, 200। इनिशियल कंडीशंस दोनों अप्लाई कीजिए, लास्ट इनिशियल कंडीशन से आपको वैल्यू मिलेगा, रेट मिलेगी। दूसरा क्वेश्चन भी इसी तरह है, शायद उसमें रेट कुछ चेंज होगा, 5-6% होगा ये। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।